खबरों की परतों के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है जिसे आपके सामने पिरोकर और एनालाइज कर हम लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिन बड़ी स्टोरीज पर हम आपके सामने तमाम बातों को रखने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मोदीमय हुए काशी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन से ठीक पहले एक मेगा रोड शो किया और काशी की जो एक ध्रुवी है वो अलग दिखाई दे रही थी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे हमारी दूसरी बड़ी स्टोरी, चौथे फेज के मतदान के साथ ही अब आखिरकार क्या निकल कर आ रहा है, इस मतदान को किस तरीके से एनालाइज करेंगे हम बताएंगे आपको। फिर हम बात करेंगे कि अब तक तकरीबन 380 सीटों के आसपास मतदान हो चुका है। ऐसे में अब क्या होने जा रहा है भविष्य, और ये 380 सीटों के मतदान को अगर आप 2019 के आंकड़ों से या 2014 के आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो क्या ये हम कह सकते हैं कि दरअसल अब तक चुनाव का फैसला हो चुका। इसके बारे में एनालाइज कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे बातें, और फिर बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी के लिए एक के बाद एक नए सिरदर्द पैदा होते चले जा रहे हैं। अभी तक इंडी अलायंस की तरफ से कोई भी साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आते हैं और एक घोषणा पत्र सामने रखते हैं जिसमें 10 पॉइंट्स हैं और कहते हैं कि मैं इसको इंडी अलायंस से मनवाऊंगा। यानी कि राहुल गांधी के मैनिफेस्टो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से भी ऊपर है इंडी अलायंस का मैनिफेस्टो, जो कि अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं। एक अनार 100 बीमार, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी के रोड शो की। साहब, इस तस्वीर को देखकर आप यही कह सकते हैं कि लाखों लोग आज काशी में सड़कों पर थे। अब इनमें से कितने काशी के मूल निवासी हैं, कितने नहीं हैं, यह कहना अपने आप में बहुत मुनासिब नहीं है। लेकिन हां, मैं इतना जरूर कह सकता हूं आपको कि आज जो स्थिति काशी में दिखाई दे रही है उससे इस बात की पुष्टिकरण होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां काशी से तीसरी बार अपनी उम्मीदवारी के लिए उपस्थित हैं, कल वो अपना नामांकन भरेंगे, वहीं पर ये तस्वीरें आपको एक तरह से रोमांचित भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान, इस रोड शो के दौरान जो कुछ होने जा रहा है, उनको हम दरअसल 5 बड़ी तस्वीरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत वहीं से की जहां उन्होंने 2014 में नामांकन से पहले शुरू किया था, 2019 में नामांकन से पहले शुरू किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ठीक गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है, वहां पर माल्यार्पण उन्होंने किया। और उनकी शुरुआत जो होती है वो पंडित मदन मोहन मालवीय की इस माल्यार्पण से होती है, जो बताता है कि मदन मोहन मालवीय की भूमिका न सिर्फ भारत की आज़ादी में, बल्कि भारत की पढ़ाई लिखाई और वैश्विक स्थान और उसके साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर कितने बड़े पैमाने पर और उसका कितना बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। फिर आइए आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री को देखने के लिए जन सैलाब उतरा था साहब। ऐसा लग रहा था जैसे कि 6 किलोमीटर की इस रोड शो में पैर रखने की जगह नहीं है, सुई के बराबर भी। काशी अलग अलग रंग में यहां पर दिखाई दे रही थी। कहीं पर नृत्य हो रहा था, कहीं दर्शन के लिए लोग मौजूद थे, कहीं शंख बज रहे थे, कहीं घंटे बज रहे थे। मतलब आप समझिए कि पूरी की पूरी काशी मोदीमय होते दिखाई दे रही थी। और शायद इस केसरिया रंग के साथ इस बात को भी स्थापित किया जा रहा था कि भोलेनाथ की इस नगरी में उनके भक्त का कितना बड़ा स्वागत वहां के लोग करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महिलाओं के प्रति जो एक आकर्षण है वो अपने आप में जबरदस्त है। बहुत बड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर निकल रही थीं और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही थीं। उनकी इस पूरे समारोह में, इस पूरे चल में जो आपको देखने को मिलेगा वो अपने आप में बहुत कुछ कहता दिखाई देता है, और ये तस्वीरें अपने आप में आपको बयां कर रही हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रोड शो में मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि सामने निकली,
जो उनके रोड शो को देख रही थी। देखिए, आज की डेट में यह कह पाना अपने आप में इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि उनकी एक बहुत जबरदस्त लोकप्रियता है, लेकिन जो मुस्लिम वर्ग है जो काशी में है वो अपने आप को काशी के हिंदुत्व माहौल से बहुत अलग नहीं पाता। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर बातें निकलती हैं, विरोध भी होता है, लेकिन वो विरोध लगभग ना के बराबर है और वहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति की वजह से बहुत जुड़ते भी हैं। और उसके साथ साथ काशी के आखिरी रंग आपको हम दिखाते हैं, ये तस्वीरें अभी आप अपने देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि आज काशी कितनी तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार अपने इस लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर घोषित होता हुआ देखकर। यह फैसला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी का चुनाव 2014 में किया था, उस वक्त इस बात को लेकर बहुत चर्चा थी कि आखिरकार वाराणसी क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब आज हम सबके पास है और वो इसलिए कि अगर आप काशी में लोगों के बीच अपनी पैठ बना सकते हैं और बाबा भोलेनाथ के इस शहर में, इस काशी नगरी में आप अपनी जगह बना सकते हैं लोगों के दिलों में, तो इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है। और इसका जो संदेश जाता है वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व की छवि के साथ साथ भारत कितना धर्म प्रधान देश है इसके बारे में भी इस छवि को स्थापित करता है। और ये धर्म, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, ये पंथ प्रधान देश की बात नहीं है, धर्म जो कि हिंदुत्व की एक अभिन्न अंग के तौर पर हमेशा रहा है। और ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पहले भी उम्मीदवार यहां से रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर अपने आप में खड़ा होना, जनसभाओं को संबोधित करना, लोगों की समस्याओं को देखना और समझना बहुत मायने रखता है और ये अपने आप में कई मामलों में बिल्कुल अलग है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहां अपनी उपस्थिति दर्ज की है वो बहुत कुछ कह जाती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहां से अपना चुनाव जीता था तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है कि शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद मुझे लगा कि ना किसी ने मुझे भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बहुत ही आसानी और सहजता के साथ सामने रखी थी। और उस वक्त आप शायद, अगर आइए इस बाइट को हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास अभी ये प्रधानमंत्री का कथन मौजूद है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। ये तस्वीर 2014 की थी जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की। 2014 के चुनाव में आप जानते हैं उस वक्त उनके खिलाफ कौन खड़ा था, आम आदमी की पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन जबरदस्त हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 4.25 लाख वोटों से वाराणसी में जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के अजय राय को सिर्फ 75,614 वोट ही मिले थे। अभी आप देखिए आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं कि क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का एक साझा उम्मीदवार था। शालिनी यादव जी वहां पर उम्मीदवार थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 4,80,000 के रिकॉर्ड मार्जिन से यहां अपनी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के तरफ से अजय राय उम्मीदवार के तौर पर थे। अजय राय ने 2014 के मुकाबले 2019 में और भी कम वोट हासिल किए, 52,000 वोट ही अजय राय को मिल पाया था। अब आप सोचिए कि आखिरकार कितनी बड़ी बात है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने सामने खड़े किसी भी उम्मीदवार को वहां पर पैर जमाने ही नहीं दिया, और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। अब सवाल यह उठता है जो बहुत ही वाजिब सवाल भी है, 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी क्षेत्र में उम्मीदवार के तौर पर हैं, 2024 में भी हैं।
अगर कांग्रेस वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने की सोचती है तो क्या वाराणसी के लिए कोई भी उम्मीदवार उन्हें नहीं मिलता? अजय राय को छोड़कर अजय राज 2014 में भी 62,000 65,000 के आसपास वोट शेयर लेकर बैठे थे, इतनी वोट मिले थे। उसके बाद 52,000 वोट मिला। इस बार अजय राय को कितना वोट मिल सकता है, आप जरा सोचिएगा। और ये इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं क्योंकि अब हम बताते हैं आपको कि काशी की तस्वीर कैसे बदली है। बीते 10 साल में काशी में जो बदलाव आया है, आज इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में चले जाइए और चाहे 5 साल का टर्म हो या 10 साल का टर्म हो या 15 साल का टर्म हो, देख लीजिए और उस लोकसभा के क्षेत्र में क्या तब्दीलियां आई हैं, पहले इसका आकलन कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं पंडित नेहरू की चुनावी क्षेत्र से, फूलपुर। अगर आप नहीं गए हो तो मैं आपको बताऊं, मैं वहां गया था। रेलवे स्टेशन पर फूलपुर लिखा है आज भी, लेकिन उसके आसपास फूलपुर में तरक्की के नाम पर चिड़िया भी नहीं है। वही हाल है जैसे कि बाकी उत्तर प्रदेश में है, यानी कि कुछ भी स्पेशल नहीं है देखने के लिए। चलिए हम वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है और गांधी परिवार यहां पर लगातार चुनाव लड़ता भी रहा है। एक वक्त हुआ करता था, आज से मुश्किल से 7-8 साल पहले तक की बात मैं आपसे कह रहा हूं, कि अमेठी पहुंचने में ना कमर हिल जाती थी। यह हाल था वहां के रोड्स का। रहने के लिए कोई ढंग का होटल तक नहीं था अमेठी में। रायबरेली में फिर भी थोड़ा बहुत इंतजाम था, लेकिन सुल्तानपुर में जाकर रहना पड़ता था। आज क्या तस्वीर आपको दिखाई देती है वाराणसी की? आइए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। 10 साल के भीतर यह है वाराणसी का पूरे तरीके से कायाकल्प, जो कि 65 साल में वाराणसी में नहीं हुआ। 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का यह काशी कॉरिडोर बना, 900 करोड़ की लागत से। और आज हर कोई बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जब दर्शन करता है और वहां से निकलकर मां गंगा तक पहुंचता है, तट तक, तो ऐसा लगता है कि एक अलग अनुभूति है और काशी में जाते ही एक अलग तरीके की एक व्यवस्था आपको दिखाई देती है। याद कीजिए वो दिन जब काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को जाने के लिए गलियों में भटकना पड़ता था। गाय और बाकी तमाम लोगों के बीच में किसी तरीके से कंधे में कंधा धक्का धक्की करते हुए पहुंचना पड़ता था। आज आप स्वच्छता से पहुंचते हैं और बड़े तन्मय तरीके से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। नमो घाट, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये काशी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर जल, वायु और सड़क मार्ग से काशी विश्वनाथ के दर्शन को बहुत ही सुचारू तरीके से सामने रख दिया गया है। अब हेलीकॉप्टर के लिए लैंड करने के लिए हेलीपैड भी बन रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2019 में शुरू किया गया था और अब तक 91 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। और अब वाराणसी के किसी भी घाट पर आप चले जाइए, ना आपको बदबू दिखाई देती है, ना आपको गंदगी दिखाई देती है। स्वच्छ घाट दिखाई देते हैं, मरम्मत पूरी है और सब कुछ बिल्कुल साफ और टकाटक दिखाई देता है। इसको कहते हैं कि जब कोई सांसद अपने क्षेत्र में काम करना चाहता है तो ऐसे करता है। वाराणसी से करीब 5 किलोमीटर लंबी फुलवरिया 4 लेन का निर्माण हो रहा है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने भी अपनी जमीन दे दी है और इसकी वजह से आज वाराणसी में ट्रैफिक में कितनी सुदृढ़ता आ चुकी है, इसका अंदाजा आप नहीं समझ सकते। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन पहली बार यहां पर दिखाई गई है, जो कि दिल्ली और वाराणसी से लोगों को जोड़ती है। बहुत ज्यादा वक्त बच रहा है और उसकी वजह से आज पर्यटन बड़े पैमाने पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 800 किलोमीटर के आसपास की दूरी है दिल्ली और वाराणसी के बीच में। 9 घंटे के सफर में आप वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ वाराणसी और प्रयागराज को भी जोड़ा जा रहा है और उसके साथ साथ अयोध्या को भी, यानी कि पूरा एक टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ रिंग रोड बनाया गया है 760 करोड़ की लागत से। यह रिंग रोड पूरे के पूरे ट्रैफिक को अलग कर देता है। इस रिंग रोड से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट से आने वाली तमाम गाड़ियां बिना वाराणसी शहर में प्रवेश किए हुए बाहर बाहर निकल जा रही। कैंसर अस्पताल वहां पर बनाया गया है, जो कि मदन मोहन मालवीय कैंसर चिकित्सालय है। 580 करोड़ की लागत से इसे भी वहां तैयार किया गया है और 350 बेड हैं इसमें। वहां का सबसे बड़ी समस्या काशी विश्वनाथ की क्या थी? सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं थे। और उसके साथ साथ जब आप काशी की सड़कों पर घूमे साहब, तो चारों तरफ आपको बिजली के तार दिखाई देते थे। आज आप काशी में घूम कर देखिए, बिजली के तार नहीं दिखाई देते। बहुत बड़ी तब्दीलियां काशी में आज आ चुकी हैं और इस लिस्ट को मैं अनगिनत तौर पर लंबा बना सकता हूं, लेकिन यह कह सकता हूं कि एक वक्त था जब 1985 में पहली बार मैं खुद अकेले काशी गया था। उस समय काशी की कुछ तस्वीरें ऐसी दिमाग में बैठी थीं जो कि लगता था कि कभी बदल नहीं सकती। हाल फिलहाल फिर मैं एक बार काशी गया और साहब आज काशी को जब देखता हूं तो ऐसा लगता है ये बदलाव अगर 10 साल में आ सकता था तो इसके पहले और
क्यों बदलाव नहीं आया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी में एक बार फिर साबित कर दिया कि मां गंगा ने बुलाया है, इसलिए मैं काशी में हूं। और जहां तक मां गंगा के बुलावे की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जब तक बाबा विश्वनाथ आपको बुलाते नहीं हैं, एंट्री नहीं हो पाती साहब। कई बार ऐसा होता है। तो जाहिर सी बात है, कल जब नामांकन होगा तो एक अलग छटा दिखाई देगी। लेकिन इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते 10 सालों में उनके चुनाव क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आज की दूसरी बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया। 7 चरणों का मतदान होना है और आज जब चौथे चरण का मतदान खत्म हुआ है तो 10 राज्यों में 96 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। अब इनमें से कहां मजेदार चुनाव रहे, जैसे कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी के नेता दिलीप घोष की गाड़ी पर पथराव हुआ। और ये इसलिए मजेदार है क्योंकि बिना पथराव के, बिना हिंसा के बंगाल का चुनाव कैसे संपन्न हो सकता है। 2 सुरक्षाकर्मी यहां पर घायल भी हुए हैं। वहीं पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर में विधायक और वोटर के बीच में झड़प हो गई है, एक दूसरे पर हाथापाई हुई है। और बिहार के मुंगेर में एक बूथ पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की है। ये तमाम तस्वीरें देखने को मिली हैं। आमतौर पर अभी तक चुनाव शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन हंगामे की ये तस्वीर अपने आप में इस बार दिखाई दी है। कुछ हंगामा हैदराबाद में भी दिखाई दिया, जहां एमआईएम की मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवी लता आमने सामने हैं। माधवी लता ने हैदराबाद में कुछ बूथ पर जाकर मुस्लिम महिला मतदाताओं से उनके वोटर आईडी कार्ड मंगाए और उनके बुर्के को हटवाकर ये देखने की कोशिश की कि क्या वही महिलाएं हैं या दरअसल यहां पर बुर्के के अंदर कोई और है। आईडी से मिलान करने की उन्होंने कोशिश की, जिससे लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा। और इस पूरी घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया, माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद में एक पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। यानी कि कमोबेश अगर आप देखें तो जिस तरीके से इस चुनाव में उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा हिंसा भी शायद देखने को ना मिले, वो थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। लेकिन कॉम्पिटिटिव चुनाव हैदराबाद में जो देखने को मिला वो अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि इस बार का मतदान और जिस तरीके से माधवी लता लगातार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपने कैंपेन को चला रही थी, उसका अंत भी लगभग वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। चौथे फेज के चुनाव के इस पूरे कमोबेश में जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या है। 62.73% अभी तक वोटिंग परसेंटेज आया है। पश्चिम बंगाल में 75% के आसपास, आंध्र प्रदेश में 68% के आसपास, तेलंगाना में 61% मतदान, मध्य प्रदेश में 68.44% मतदान, जो कि अभी तक के सबसे बेस्ट प्रदर्शन में से माना जा सकता है। महाराष्ट्र में 52.63% की वोटिंग, उत्तर प्रदेश में 57.63% की वोटिंग, बिहार में 55.78% की वोटिंग, झारखंड में 63.37%, उड़ीसा में 63.85% और जम्मू कश्मीर में 36.58% का मतदान अभी तक दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक हमारे पास जानकारी है। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग जैसे ही इसे आगे करेगा उस पर और भी जानकारी आती ही हम आपके सामने साझा करेंगे। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जैसे जैसे मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ाव देखने को मिल रहा है। यानी कि लोगों में मतदान को लेकर जो उत्सुकता और जो उत्साह होना चाहिए वो अब चौथे चरण तक पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। यह बहुत ही बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की और उसके साथ साथ विपक्षी पार्टियों की मानी जा सकती है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद ऐसा लग रहा था कि क्या इस बार मतदाता उदासीन है। तो जो वोटिंग परसेंटेज 3 चरण तक निकल कर आया था वो 2019 के मुकाबले 3% कम था। चौथे चरण का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि इस बार के मतदान के खत्म होते होते वोटिंग परसेंटेज लगभग वहीं पहुंच जाएगा जो 2019 में था। कम से कम हमें ये उम्मीद तो करनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जो 4th फेज के इस इलेक्शन के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों के लोकसभा सीटों के सभी मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तेलंगाना की 17 सीटों पर आज मत पड़ गए, आंध्र प्रदेश की 25 की 25 सीटों पर मत पड़ गए और मध्य प्रदेश का भी चुनाव आज खत्म हो गया। 8 सीटें बची हुई थी, यहां पर भी सभी सीटों में मतदान पूरा हो चुका है। या अगर आप पूरे तरीके से देखें तो आज हम ये कह सकते हैं कि चौथे फेज के इस पोलिंग एंड के साथ साथ 70% पोलिंग ऑफ टोटल सीट्स की हो चुकी है। मतलब कि चौथे चरण के मतदान के साथ साथ 379 सीट्स पर मतदान हो चुका है और अब जबकि 3 फेज और बचे हुए हैं, यानी कि 5वां, 6ठा और 7वां, सिर्फ 164 सीटें बची हैं जिस पर मतदान होना है। तो इस पूरे आधार को अगर आप देखें तो इससे हम ये कह सकते हैं, एक हाइपोथेसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं
ये जो फोर्थ फेज का इलेक्शन है, आप इसे मेक या ब्रेक इलेक्शन कह सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों आपके सामने कह रहा हूं, मैं इसको आंकड़े के जरिए आपके सामने साबित करूंगा कि अभी जिस तरीके का मतदान हुआ है वो बताता है कि क्यों ये मेक और ब्रेक है। सबसे पहले कुछ आंकड़े अभी आपके सामने देखिए। जो 2019 में मतदान हुआ था उसमें पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट्स जीती थी और यूपीए के पास 45 सीट्स आई थी, अन्य के खाते में 16 सीट गई थी। मतदान हुआ था 102 सीटों पर। दूसरे चरण के मतदान में 55, 24, 9 सीटें, 88 सीट पर मतदान हुआ। तीसरे चरण में 77 सीट्स बीजेपी और एनडीए के पास थी। यूपीए के पास 6 सीट थी, अदर्स के पास 10 सीट थी। 93 सीट्स पर मतदान हुआ। इस बार जो मतदान हुआ है 96 सीट्स पर, इसमें 46 सीट्स एनडीए के पास हैं, 7 यूपीए के पास और अन्य के खाते में 43 सीट्स यहां पर हैं। अब आप कहेंगे ये अन्य कौन है? ये अन्य है बीआरएस और उसके साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस। जी हां, इसी की वजह से खेल बिगड़ा था। 96 सीट। तो कुल मिलाकर अभी तक का जो आंकड़ा आपके सामने आ रहा है, अगला ग्राफिक प्लेट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अब बताएगा कि हम इसको क्यों मेक और ब्रेक इलेक्शन कह रहे हैं। देखिए, तीसरे चरण तक 173 सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी 2019 में। चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी 246 सीट और जीतती है, यानी कि चौथे चरण तक आते आते भारतीय जनता पार्टी ने 219 सीटें अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर चौथे चरण में 2019 में जीत ली थी। यूपीए के खाते में 2019 में 75 सीटें आई थी 3 चरण तक। चौथे चरण में 7 सीट मिली थी, यानी कि 82 सीट पर यूपीए रह गई थी और अन्य के खाते में 36, 43 और कुल मिलाकर 76 सीट्स आई थी 2019 में। अब इसका एक्सट्रापोलेशन आप देखिए, 164 सीटें जो अब बची हुई हैं उन पर जो मतदान होना है उसमें क्या स्थिति, किसका कहां क्या दांव पर लगा है, यह ग्राफिक प्लेट अगला आपको बताएगा कि कहां किसके दांव पर क्या है। अब आप देखिए, अब बची हैं 164 सीटें। एनडीए ने 2019 में 164 में से 118 सीट जीत ली थी साहब। जी हां, इसीलिए अब जो इलेक्शन है यह इलेक्शन पूरी तरीके से एनडीए के लिए इलेक्शन है। यूपीए ने यहां पर सिर्फ 11 सीटें जीती थी, अन्य के खाते में 40 सीटें आई थी। तो यानी कि अगर हम इसमें कांग्रेस और सहयोगियों की बात करें जो कि 2019 में थे, उनके लिए अब लगभग ये इलेक्शन खत्म सा होता दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको 2019 के चश्मे से देखूं, अन्य के खाते में 40 सीटें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दाव पर सब कुछ है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि हमको 400 पार चाहिए, तो अब आप समझिए कि क्या दारोमदार पर है। सबसे मुश्किल फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए फेज 1 था, 102 सीटें जिसमें थी। वहां पर 39 सीट्स तमिलनाडु की थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चंक वहां पर जीतने के लिए था। और यूपीए के लिए, या फिर यूं कहें कि इंडिया अलायंस के लिए, वहां पर काफी ज्यादा पाने के लिए था। दूसरे फेज में भी लगभग यही स्थिति थी, क्योंकि इंडिया अलायंस पहले 2019 में काफी मजबूत यहां पर थी। लेकिन जैसे ही आप तीसरे फेज पर पहुंचते हैं और वहां से चौथा और अब 5वां, 6ठा और 7वां, तीसरे फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन काफी कारगर और मजबूत होता दिखाई दिया था 2019 में भी और 2014 में भी। यानी कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है और उन्हें पता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए अब आने वाले फेज में उनके लिए पाने के लिए उतना ही है जितना लगभग वो पिछली बार पा चुके थे, 118 सीटें या शायद इससे कुछ बढ़कर, लेकिन खोने के लिए बहुत है। और इसीलिए आप एनडीए को बड़े पैमाने पर सजग होते देख रहे हैं। यूपीए के लिए पाने के लिए बहुत है, लेकिन क्या उनके तमाम सहयोगी उनके साथ हैं? और यहीं पर सबसे बड़ी बात निकलकर परेशानी की कांग्रेस के लिए आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग साफ है, बंगाल में कांग्रेस साफ है, बिहार में लगभग कांग्रेस की स्थिति खराब है। तो कांग्रेस गेन करेगी तो कहां गेन करेगी? अब इसके साथ साथ एक और सवाल उठता है। आपने देखा जब चुनाव की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था 400 पार एनडीए, 400 पार का दावा अगर सही है तो किस तरीके से, और इसके लिए स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए समझना जरूरी है। 4 चरण तक 379 सीट्स पर मतदान हो चुके हैं साहब। 273 सीट्स अगर जीतनी है तो स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए? 71% का स्ट्राइक रेट
भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को चाहिए ताकि वो 273 सीट्स निकाल सकें बहुमत के आंकड़े 379 में से। अब अगर हम इसको पूरे स्ट्राइक रेट के आधार पर देखें, अगर 543 सीटों में से 389 सीट हासिल हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को 400 से पार बाहर मिल जाएगा। इसके लिए एनडीए को स्ट्राइक रेट 73% करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्राइक रेट पर है और बीजेपी और सहयोगी 71% के अपने स्ट्राइक रेट पर अभी तक मौजूद हैं, तो आने वाले 164 सीटों पर 73% के स्ट्राइक रेट से एनडीए 400 पार पहुंच जाता है। अब 4 तारीख को इसका आकलन हम करके आपको बता पाएंगे कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ एनडीए ने अपने स्ट्राइक रेट को बहाल रखा है या नहीं रखा है। यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जो आपके सामने है। तो आज शाम होते होते 4th फेज का इलेक्शन तो खत्म हुआ, इसलिए आइए अब बात करते हैं 5th फेज की। और ये 5th फेज एनडीए गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस 5th फेज में 49 सीट्स पर मतदान होने हैं, जिनमें बिहार में 5, झारखंड में 3, महाराष्ट्र में 13 और इसके साथ ही महाराष्ट्र के लोकसभा के मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उड़ीसा में 5, उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान है, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान है, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख 1 सीट जो कि अब नई बनी है उस पर मतदान है। यानी कि 5वें फेज में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 13 महाराष्ट्र की सीटों पर मतदान के साथ ही महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो जाएगा। महाराष्ट्र में कहां सोचने वाली बात है। इस बार जो मतदान की जो प्रक्रिया है, जो कि 5वें फेज की है, उसमें मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र में मतदान होना है। उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, दक्षिण मुंबई, ठाणे, कल्याण, भिवंडी, पालघर, धुले, दिंदोरी और नासिक। अब इस फेज में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये दरअसल वो सीट्स हैं जिस पर शिवसेना का लगभग एकाधिकार माना जाता रहा है। 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट और नतीजा हमने देखा, लेकिन इस बार शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में सहानुभूति की लहर अगर शिवसेना शिंदे से निकलकर शिवसेना उद्धव ठाकरे तक पहुंचती है तो इस बार खेल अलग होता हुआ दिखाई देगा। तो मुंबई का बादशाह कौन, यह सबसे पहले तय करेगा कि इस फेज में एनडीए के लिए अच्छी खबर है या दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे इस बार अपना प्रभुत्व बड़े पैमाने पर सामने रखते हुए दिखाई देंगे। और अगर इस फेज में यानी कि 5वें फेज के मतदान में शिवसेना उद्धव ठाकरे को ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई तो यकीन मानिए मुंबई की म्युनिसिपैलिटी और उसके साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दखल काफी कम होता दिखाई देगा। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए यह फेज अस्तित्व की लड़ाई है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गांधी परिवार के लिए जो 2 सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी, उन दोनों का मतदान इसी फेज में है। इसके साथ साथ मोहनलालगंज, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या और उसके साथ साथ कैसरगंज और गोंडा। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर फैजाबाद और कैसरगंज भी महत्वपूर्ण होगा। कैसरगंज इसलिए क्योंकि इस सीट को लेकर विवाद होता रहा है और इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को काफी संशय में भी जाना पड़ा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रायबरेली और अमेठी की। रायबरेली और अमेठी, इन दोनों सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी का पूर्ण बहुमत और पूर्ण सहयोग चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेठी पर भी नुकसान झेलने को मिल सकता है और उसके साथ साथ रायबरेली की लड़ाई भी इतनी आसान नहीं होगी राहुल गांधी के लिए। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी रायबरेली में क्या कमाल करती है और स्मृति ईरानी अपने प्रतिद्वंदी के साथ किस तरीके से चुनाव को लड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो फेज है, ये बहुत ही ज्यादा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस बार जो 14 सीटें हैं जिस पर मतदान होना उत्तर प्रदेश में, इसमें 13 भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी 2019 में और 1 सीट समाजवादी पार्टी को। यानी कि कुल मिलाकर बचाना होगा अपने अस्तित्व को, अपनी सभी सीटों को और उसके आधार पर ही आगे बढ़ना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी जिन सीटों पर अब मतदान होना है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जब आप बात करते हैं बैरकपुर की, हावड़ा की, उसके साथ साथ श्रीरामपुर, हुगली की। इन सभी सीटों पर
अगर आप देखें तो मुकाबला सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच होने जा रहा है, क्योंकि वामपंथ दलों का यहां पर प्रभाव बहुत ही नगण्य है। 7 सीटों में से 4 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 3 भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा फेज कि क्या वो अपने आप को बेहतर विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करके टीएमसी को हराते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर इस फेज में और इसके बाद के फेजेस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त हासिल की तो फिर 18 के आंकड़े से ऊपर सीटें पश्चिम बंगाल में मिलने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, अन्यथा उसे 18 से नीचे पर भी संतोष करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में 5वें चरण के मतदान में 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सारण और हाजीपुर सबसे महत्वपूर्ण है। हाजीपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामविलास पासवान की विरासत को लेकर चिराग पासवान इस बार उम्मीदवार के तौर पर हैं, और सारण इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार इस बार चुनावी अखाड़े में इस सीट पर ताल ठोक रही हैं। अब लालू प्रसाद यादव ने भी काफी कुछ यहां पर अपना दांव पर लगा रखा है। माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य को लेकर वो बहुत पॉजिटिव हैं और वो चाहते हैं कि हर कीमत पर रोहिणी आचार्य इस सीट को निकाल लें। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, चिराग पासवान को भी इस बार साबित करना पड़ेगा कि वो अपने पिता की विरासत को लेकर आगे चल सकते हैं और वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। फिर हम बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर 5 सीटों पर मतदान होना है और उसके साथ साथ विधानसभा के मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। साहब, हमने आपको बताया था विधानसभा की प्रक्रिया भी इस बार शुरू हो रही है। 42 सीटों पर उड़ीसा में विधानसभा के मतदान भी होने हैं, तो इसलिए उड़ीसा पर भी काफी नजर रखनी पड़ेगी, और खास करके इसलिए क्योंकि उड़ीसा में यह फेज 2 है, जो दूसरे फेज में जहां पर लोकसभा की सीटों का मतदान हो रहा है, और यहां पर जो सीटें हैं 21 सीटें, इस पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां बहुत कुछ गेन करने की सोच रही है, लेकिन बीजेडी किसी भी कीमत पर अपने आप को यहां पर हारते हुए न देख रही है और न देखना चाहती है। इसके अलावा झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मतदान है। मतदान में जो है वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण इस बार लद्दाख में होने जा रहा है, क्योंकि लद्दाख पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि उससे काफी सफलता मिल सकती है। लद्दाख में लेकिन लोगों में बड़ा असंतोष है, और वो असंतोष इस बात को लेकर है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया। यूनियन टेरिटरी नया बनाकर राज्य का दर्जा अगर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, और ये अपने आप में काफी बड़ी चुनौती है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा लग रहा है कि एनसी और कांग्रेस वहां पर अपने आप को बेहतर एक उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है, और ये कई मामलों में एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि क्या वो यहां पर अपने आप को एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर, एक मजबूत पार्टी के तौर पर प्रस्तुत कर पाती है। कुल मिलाकर 5वां फेज का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी सीट्स भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सहयोगी दल ने ही जीती थी 2019 में। इसलिए अब आप हर चरण में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी अब लॉसेस को काउंट करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अब लूज नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी को रिटेन करना है हर कीमत पर। आइए अब आखिरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और यह स्टोरी है इस मुद्दे पर कि आखिरकार इंडी गठबंधन का डॉन कौन है भाई? कौन है जो कि इंडी गठबंधन में सबसे ताकतवर है? क्योंकि यह लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर निकलते ही शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से बाहर निकलने के साथ ही अपने आप को एक बहुत ही प्रखर कैंपेनर के तौर पर सामने रख दिया, और उसके साथ ही उनके कैंपेन्स भी शुरू हो गए। दिल्ली में उनकी यात्राएं निकल रही हैं, रोड शोज निकल रहे हैं, और जन सैलाब भी देखने को मिल रहा है। अब ये जन सैलाब वोट में कितना तब्दील होता है, कितना नहीं, ये तो खैर हम 4 जून को इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या क्या नया कारनामा किया? सबसे पहले तो जेल से बाहर निकलने के साथ ही उन्होंने अपने 10 पॉइंट एजेंडा को सामने रखा है, और ये आम आदमी पार्टी का एजेंडा नहीं है साहब। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये 10 पॉइंट एजेंडा इंडी गठबंधन का है। अब ये कैसे भाई? इंडी गठबंधन का अगर ये पॉइंट एजेंडा था तो कोई तो और नेता वहां पर होता। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि चूंकि बाकी सब लोग व्यस्त थे, उनसे चर्चा नहीं हो पाई, तो इसलिए हमने एक नया मैनिफेस्टो बनाया है जिसमें 10 गारंटी हैं। ये 10 गारंटी अगर हम अपनी सरकार बनाते हैं तो मैं सब लोगों को मनवा लूंगा, और ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको कि ये गारंटी पूरी होगी। यानी कि इंडी गठबंधन के पूरे तरीके से कर्णधार अरविंद केजरीवाल हैं, वो लोगों को मनवा लेंगे। अब उन्होंने क्या क्या मुख्यतः कही है बातें? मुफ्त बिजली की जो स्कीम दिल्ली में चल रही है वो पूरे देश भर में लागू हो जाएगी, 200 यूनिट की। बेहतर शिक्षा की गारंटी दे रहे हैं। ये इंडी अलायंस में कहां से कैसे सामने होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है।
उसके बाद जो अभी जो उन्होंने मेडिकल स्कीम्स लागू कर रखी हैं दिल्ली में, फ्री इलाज की, उसको भी लागू करने की बात कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है, भारतीय सेना को खुली छूट देंगे कि चीन ने जो भारत की जमीन हथिया रखी है उसे वापस ले आए। फॉरेन पॉलिसी पर इतना बड़ा स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से आए, यह अपने आप में बहुत मायने रखता है साहब। अग्निवीर योजना को बंद करने का उन्होंने कहा है और साथ साथ यह भी कहा है कि एमएसपी कानून लाएंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे। अब इस पर बहुत सारे अन्य जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अपना समर्थन लगा दिया, जैसे कि आरजेडी ने कहा कि बिल्कुल सही है साहब, आपने जो कहा हम मान लेंगे। कुछ वामपंथी दलों के नेताओं ने भी कहा कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है हम मान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस बिल्कुल चुप है, शून्यबाई सपाटा। कांग्रेस की तरफ से इस पर ना तो कोई प्रतिक्रिया आई, ना ही कांग्रेस ने समर्थन किया और ना ही कांग्रेस ने इसका अनुमोदन किया। एक वक्त था जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की बातों को रीट्वीट कर रहे थे, ट्विटर खेला जा रहा था। लेकिन अभी ट्विटर शांत है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, ऐसे में कांग्रेस और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के बीच में ट्विटर युद्ध चल रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शीत युद्ध जरूर चल रहा है। राहुल गांधी की कोई टिप्पणी नहीं आई है, इस मैनिफेस्टो पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं। साथ ही केजरीवाल जो गारंटी दे रहे हैं उसको कांग्रेस अपनी गारंटी मानती है कि नहीं, इसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं है। यानी कि केजरीवाल जी एक तरह से साफ सामने रख रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंडी अलायंस का कार्यवाहक बनता हुआ दिखाई दूंगा, बाकी लोगों को मना लूंगा। राहुल गांधी की सिरदर्द बढ़ गई साहब। अब एक और सिरदर्द है जो कि राहुल गांधी के लिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है और वो सिरदर्द है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ बाकी तमाम, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ साथ ममता बनर्जी का जो खींचतान का रिलेशनशिप है वो अपने आप में जबरदस्त काम कर रहा है। ममता बनर्जी वो सबसे पहली नेता हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर अपना थम्स अप कर दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं ममता बनर्जी उसे मान रही हैं। इंडिया अलायंस से वो बाहर है नहीं, इंडिया अलायंस के साथ में है और कांग्रेस के साथ उनका गठजोड़ है नहीं, किसी तरीके से सीट एडजस्टमेंट नहीं है। यानी कि अगर इंडिया अलायंस किसी भी तरीके से अपने आप को थोड़ी भी बेहतर स्थिति में पाएगा तो सबसे पहला अंतर्विरोध तो कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में होता दिखाई देगा। इसके साथ साथ बात यहां नहीं थमती साहब, बिहार चले जाइए। आरजेडी ने जिस तरीके से कांग्रेस को अपना छोटा पार्टनर बना दिया है और सीटों को देने के बाद भी अपने उम्मीदवारों को सबसे पहले घोषित कर दिया और उसके साथ साथ कैंपेन में भी राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव न के बराबर दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट है कि वहां पर भी कांग्रेस के लिए जगह न के बराबर बनती हुई दिखाई दे रही है। आप इसी तरीके से अब और भी राज्यों में चले जाइए जहां पर कांग्रेस ने गठबंधन की बात कही है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी सहयोगियों के साथ आप न के बराबर देखेंगे। क्या आपने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को एक मंच पर आकर कुछ बातें कहती हुई देखी हैं? शरद पवार जी कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों का विलय हो जाएगा कांग्रेस में, जिसे लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने सीधे विरोध कर दिया। तो यानी कि इंडिया अलायंस के बीच में इस तरीके से खटपट चल रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की सिरदर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और उसमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रही है। अभी तो इस बात को लेकर भी स्पष्टता नहीं है कि डीएमके का रुख क्या होगा। डीएमके जो कि अपने दम पर 2019 में बहुत ही अच्छे सीट एलोकेशन को लेकर आई थी, डीएमके इस बार भी यही उम्मीद कर रही है कि तमिलनाडु में उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। तमिलनाडु को लेकर कांग्रेस भी बहुत उत्साहित है, लेकिन इसलिए क्योंकि उनके सहयोगी सीटें बढ़ने वाली हैं। अब सहयोगी आपको कैसे ट्रीट करते हैं यह देखने वाली बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज इंडिया अलायंस में कौन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यह कह पाना तो नामुमकिन है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि सिरदर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए तो वाकई में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पंजाब बाकी है साहब। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं, वहां पर क्या होगा इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। तो पंजाब में जब आम आदमी पार्टी अपने 13 उम्मीदवारों के प्रचार के लिए सामने उतरेगी और अरविंद केजरीवाल वहां पर कांग्रेस की बखिया उधेड़ेंगे, तो फिर किसकी बखिया उधेड़ेंगे, किसके बारे में टिप्पणी करेंगे? राहुल गांधी जी के बारे में, गांधी परिवार के बारे में कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कुल मिलाकर देखिए तो इंडिया अलायंस की तरफ से जो कुछ भी सरमाया होता दिखाई दे रहा है, अभी तक एक बात स्पष्ट है, न कोई नेता दिखाई दे रहा है, न कोई एक चरित्र दिखाई दे रहा है और न ही इंडिया अलायंस में किसी तरह का सहयोग दिखाई दे रहा है। इस तरह से क्या वाकई में एक विपक्षी एकता की बात हो सकती है?